नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बताकर मुझे खुद उन पर गर्व फील हो रहा है। उनसे मिलवाएं उससे पहले उनके बारे में थोड़ा आपको भी बता दें। जी हाँ, भोजपुरी तो वैसे गानों के लिए जाना जाता है और ये भी गाना ही गाते हैं। एक काफी मशहूर सिंगर भी हैं, लेकिन इनकी छवि थोड़ी सी अलग है। ये कभी भी अश्लील गाना नहीं गाते। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा सिंगर है जो अश्लील गाना कभी लाइफ में नहीं गाया और फिर भी पॉपुलर है। तो मिलवाते हैं उनसे जिनकी हम कर रहे हैं बात। तो उनका नाम है दीपक त्रिपाठी और उनको पहली बार हम यूएनएन पर स्वागत कर रहे हैं। तो दीपक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है यूएनएन पे। फाइनली आप हमें मिल गए। हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक आप ही ऐसे शख्स हैं जिनकी पहचान अलग है। आई थिंक कहें एक ऐसे शख्स है जो खुद के लिए गाते हैं। खुद के लिए, मैं समाज के लिए गाता हूँ। मेरा उद्देश्य रहा था कि जो हमारी परंपरा, जो हमारी विरासत है, वो लोगों जन जन तक पहुँचे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी एक से एक सिंगर है, लेकिन व्यूज पाने के लिए कहें या फिर लोगों के बीच पॉपुलर होने के लिए अश्लील गाने भी ज्यादातर गाते हैं। काफी बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं लूंगी। फिर आपने कभी क्यों नहीं ट्राई किया? मेरी जो अंतरात्मा कभी गवाही नहीं दी। मैं सोचा कि जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारे गांव में शादी विवाह में जो गीत होते थे, अभी आप देख रहे विलुप्त होता जा रहा है। जो हमारी संस्कृति, लोग पश्चिमी पश्चात आजकल डीजे धुन वो जगह जो डीजे ले लिया है। और हमारे में देखा हूँ कि उदाहरण है शारदा सिन्हा जैसे, पद्मश्री माननीय अवस्थी, बहुत सारे ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जो आज बिना बलगर्गी के देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य रहता है कि हम जब प्रस्तुत करेंगे तो लोग सुनेंगे, उसका मुझे आशीर्वाद मिलता है। इसी का दिन में देश के बाहर भी अभी 52 बार बाहर की या बाहर भारत से मैं बाहर यात्रा कर चुका हूँ विदेशों का। जी। कि उन्होंने अपना फूक वहाँ प्रस्तुत किया। तो मैं वैसे तो सब जानते हैं कि आप बड़े सिंगर हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कुछ ऐसा जो लोगों को नहीं पता है। तो आपका संगीत से नाता कैसे जुड़ा? कोई फैमिली बैकग्राउंड या फिर खुद ही आप ही सिर्फ गाते थे? आप बताओ, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है संगीत का। मैं बहुत एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं मूलतः 6 भाई रहा। और मेरे पिताजी पहले पुलिस में थे, लेकिन मुझे लगता है कि 70-75 के उस समय लोगों को बहुत कम मिलती थी, मतलब तनख्वाह पुलिस को। लेकिन वो पूजा करते थे, क्योंकि पंडित थे, पूजा ही करके अपना जीवन यापन करते। तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दिया। लेकिन हम लोग 6 भाई थे, लेकिन जीविका चलाने में गवर्नमेंट जॉब आपके पिताजी ने छोड़ दिया उस समय, क्योंकि पूजा पाठ से उनको ज्यादा कमा लेते थे। और मेरे गांव में क्या होता था कि हमारे गांव में रासलीला खेले जाते थे, रामलीला रासलीला होता था। हम लोग उसमें भाग लेते थे। बहुत दूर दूर से वहाँ व्यास गद्दी वाले गाने आते थे। हम लोग उसके साथ साथ में उनसे मैं सीखा। हमारे रामचंद्र पांडे थे, तो मैं पात्र भी मैं निभाता था। उसके बाद रामलीला में उसके साथ साथ मुझे रामायण गाने का बहुत शौक था। मैं रामचरितमानस बहुत अच्छा, उसके साथ ढोलक बहुत अच्छा बजाता था। मुझे गांव लोग कूद उठा के जो बहुत दूर दूर तक ले जाए मुझे बजवाने के लिए। और उनसे कोई 5 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपये मिल जाता था, ऐसा लगता था बहुत कुछ मिल जाए। उसी समय मुझे संगीत से ज्यादा लगाव होता चला गया। उसके बाद पढ़ाई मेरा कभी मन ही नहीं लगता था। कहीं नौटंकी होती, कोई रामायण की धुन बज जाता, हम लोग भाग लेते थे चोरी करके। तो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? मैं पहले ब्रेक में लखनऊ में आया और लखनऊ में बहुत ही फेमस सिंगर रहे अपने युग के आदरणीय बालेश्वर जी। मैं उनके यहाँ गया था। अगर मुझे मंच में सीखा, उनसे सीखा। बड़ा बिरहा की जगत के फोक के बड़े उम्दा कलाकार थे। लेकिन मैंने उनके वो भी थोड़ा सा बलगर गाने में, उनके भी बहुत प्रख्यात सिंगर रहे वो, लेकिन 2 अर्थी गाते थे। लेकिन उनको मैं वो गुण लिया कि आज इस व्यक्ति को यश भारती मिला, इतने बड़े कलाकार है, तो कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी होंगी। तो मैंने उनसे मंच सीखा, कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है। उसके साथ साथ उनके साथ मंच करने लगा। मुझसे रामचरितमानस गवाते थे हमेशा। वो भले कुछ गाते थे, लेकिन शुरुआत में मंच का मैं रामचरितमानस में करता था। उसके साथ साथ जब बहुत उनके कार्यक्रम में बहुत सारे अच्छे लोग थे हमारे साथ में, बहुत सारे अधिकारी वर्ग लगे। तो मैं सूचना विभाग हमारे यहाँ सरकारी है, उससे मैं पार्टी पास कराया, उन्होंने करा दिया। तो मैं लोग फोक अपने योजनाओं का प्रचार करते करते गांव क्षेत्र जाने लगा। तो गांव उससे भी लोग मुझसे जुड़ते गए। अच्छा गाता था, लोगों नंबर आदान प्रदान होना। छोटे छोटे कार्यक्रम करते करते फिर मैं आकाशवाणी बिहाई किया यहाँ से। उसके बाद इस समय मैं बिहाई ग्रेड है मेरा दूरदर्शन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते गए। मैं चाहूंगी ना उस टाइम की कुछ 2 लाइन चाहे रामचरितमानस में से थोड़ा सा गुनगुनाइए, ताकि हम एक बार के लिए उस दुनिया में
भी जाए। उस समय तो मैं रामचरितमानस का मैं बहुत अच्छा गीत गाता था। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। तो मेरे उद्देश्य रहता था कि जो हमारे गांव में जो गांव में महिलाएं जो गीत गाती थी, शादी विवाह में अम्मा शादी में बैठता था, ढोलक बजाते थे, उससे मैं बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब यहाँ रेडियो से पास हुआ तो मुझे बड़े बड़े कंसर्टों में जाने का मौका मिलने लगा, अच्छा गाने लगा। उसके बाद रेडियो से, दूरदर्शन से, बिग मैजिक, गंगाई टीवी, फिर महुआ टीवी में आया। उसके बाद में टी सीरीज मेरा बहुत बड़ा ब्रेक मिला, विंध्याचल की राजधानी मैंने गीत गाया, बहुत हिट हुआ मेरा। तो उस समय बड़ा हिट हुआ था मेरा गाना कि विंध्याचल माई के प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, हो राजधानी लागे विंध्याचल माई के प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। उसके बाद में मेरी पार्टी मैं बोल दूं, आप इतना अच्छा गाते हैं कि बस मन कर रहा है ना सबको भगाए यहाँ से, कैमरा बंद करे और मैं कहूँ कि आप बस मेरे लिए गाना गाइए। सच में आपकी वॉइस काफी मेलोडी है, मतलब एक तरह ना सुकून जो मिलता है वो आपकी आवाज में है। थैंक यू। और मैं जर्नी मेरी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से मेरी पार्टी पास हुई बिहाई में। और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो फोक महोत्सव होते, लखनऊ महोत्सव, ताज महोत्सव, सारे महोत्सव में जाने लगा। मीडिया का बहुत आशीर्वाद मिला। और उसके साथ साथ मैं विदेशों में मेरी यात्रा, पहली यात्रा मेरी 2009 में हुआ। 2009 में मेरी पहली विदेश यात्रा हुई। उसके बाद कंटिन्यू साल में मैं कभी क्या होता था कि किसी साल में 3 दिन बाद, किसी 5-10 बार मैं गया। ऐसे बाहर से आना जाना बहुत सारे, जैसे मुझे यूपी में बहुत। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप गए नहीं और जाना चाहते हैं? आई थिंक बचा नहीं होगा। हाँ, मुझे जो बड़ी कंट्री है जहाँ हमारे भोजपुरी भाषी या हिंदी भाषी लोग रहते हैं तमाम, जैसे अमेरिका हो गया, टेक्सास हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, फिजी हो गया, आपके नीदरलैंड हो गया, दुबई हुआ। और उसके बाद मॉरिशस में करीब 25 बार मैं गया मॉरिशस, थाईलैंड, वहाँ पर जो फेस्टिवल होता था। तो जितने भी जो हमारे यहाँ जो फेस्टिवल वहाँ मनाए जाते हैं तो हम लोग मुझे आमंत्रित किए, हम लोग पूरी टीम के साथ जाते हैं। और उसके बाद जैसे मुझे लंदन में ग्लोबल भोजपुरी अवार्ड मुझे मिला। लंदन में? हाँ, लंदन में। अब भोजपुरी रत्न मुझे मिला नीदरलैंड में। और उसके बाद न्यूयॉर्क, टेक्सास, सारे मुझे अवध रत्न अवार्ड मुझे मिला। भोजपुरी गौरव, भोजपुरी रत्न, बहुत सारे करीब अभी अवार्डों की तमाम कम से कम 270 अवार्ड मुझे मिला। जितनी भी मोतियां थी ना वो सब आपको जड़ दिए गए और इस सुर ने आपको सारी मोती आपकी झोली में डाल दिया, आपकी आवाज ने आपको सारी मोती आपकी झोली में डाल दिया। और सबरंग फिल्म अवार्ड होता है मुंबई में हमारे, बहुत अच्छा बड़ा अवार्ड फिल्मों का होता है जो भोजपुरी का बड़ा मंच है। उसमें मुझे 4 बार में 4 साल से 4 बार में सोश्री अवार्ड मुझे वहाँ मिला। और मेरा निरंतर यही रहता है कि मैं कभी मेरे अंदर ही नहीं आया कि मैं इस तरह, बहुत लोग कहे कि दीपक जी थोड़ा रोमांटिक गीत गाए, थोड़ा इस तरह था, जैसे खेसारी और तमाम और लोग गीत गाते हैं, इस तरह लटका झटका वाले गीत गाए। तो मुझे लगा कि सब लोग तो गा ही रहे हैं, वो गाए, लेकिन मेरे अंदर से मन नहीं गवा के, लेकिन मैं सोचा कि मैं अपनी जो परंपरा है उसको जीवंत रखूँ। आप बताऊं कि भाई अभी तक लोक धारा के तहत मैंने 1.5 लाख बच्चों को मैं अवधी भोजपुरी को मैंने सिखाया, प्रशिक्षण दे करके। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते थे, जो कोलाबिरी गीत गाते थे, उनको मैं बताया कि सोहर क्या होता, होली क्या होती, चैती क्या होता, सोहनी क्या होती, रोपनी क्या होती, जितनी परंपराएं। अभी मेरा कार्यक्रम चलाया लोकधारा ग्लोबल। लोकधारा मेरी अपनी संस्था, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और लोकधारा के तहत मैंने 32 देशों को मैंने जोड़ा है। संपूर्ण भारत मेरा कार्य क्षेत्र है। हर क्षेत्र के जो क्षेत्रीय गीत गाए जाते हैं उनको मैं संरक्षण के लिए काम करता हूँ। अभी आज तक 8000 लोग कलाकार मेरे साथ जुड़ गए हैं लोकधारा ग्लोबल के पर। और मैं पर डे हर उत्सव में वो कार्यक्रम लोकधारा पर हमेशा निरंतर पेज भी हमने लोकधारा, लोग आप देखेंगे फेसबुक पेज, उस पर मैं निरंतर अपनी परंपराओं को लेकर के
अब अपनी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। इसमें आप सबका भी बहुत, मीडिया वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। आज मेरा सौभाग्य कि आज यूएन मीडिया मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य, आप भी यूएन मीडिया देखते रहिए, सुनते रहिए। मुझे लगता है ये आपका नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और जो चीजें हमने देखी है, सुनी है, आज आपके मुंह से वो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और किस तरह आप भोजपुरी जगत का कहें तो उसका स्तर किस तरह बढ़ा रहे हैं या फिर बहुत बढ़ा चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब मेरा सवाल है कि जब आप बाहर जाते हैं तो हर स्टार का एक कोई गाना होता है जो ज्यादा लोकप्रिय होता है, तो आपका कौन सा वो गाना था जिसे ज्यादा लोग सुनना पसंद करते थे? मेरा गीत तो मेरे बहुत हिट हुए, लेकिन एक गीत मेरा आया, मैंने माँ जन्म देने वाली माँ के ऊपर गाया। उस गीत को आप देखेंगे यूट्यूब माध्यम या चैनल के माध्यम से, चाहे मुरारी बापू से बड़े बड़े साधु संत मेरे उस गीत को गाते हैं, हजारों लोग कलाकार मेरे इस गीत को फॉलो करते हैं। उस गीत को मुझे जैसे यूके, लंदन में, टेक्सास में, बर्मिंघम में, हर जगह अमेरिका तक मुझे सम्मान मिला उस गीत को। तो मैं ज़्यादा लोगों को पहली फरमाइश रहती है कि आप पुराने गीत सुनाइए, जो पारंपरिक सोहर सुनाइए, चैती सुनाइए, चैता सुनाइए। लेकिन इस माँ के गीत के लिए मुझे पूरी दुनिया में पहचान मिली। इसके जो राइटर है हमारे बहुत ही उम्दा राइटर, साहित्यकार थे, आदरणीय सच्चिदानंद पाठक हैं, उन्हीं की रचना है। मैंने सुना। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज साथ इनके मुझे सुनूंगी जिसकी इतनी जिक्र हो। माँ कहते माँ तो माँ होती, कभी भी कोई व्यक्ति अपनी माँ सूर्य नहीं हो सकता, और जन्म देने वाली माँ के ऊपर मैंने गीत को गाया और मैं आप सुना रहा हूँ खड़े के अंदर। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन दूसर मिठाई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई न मिली। कोखिया में खून पियवली, संग ही ढेका जात चलवली, ठिठुर के जाड़ा सगर बितौली, लेके छाती में चिपकौली, माँ के गोदिया से नीमन रजाई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई न मिली। क्या बात है। मेरा एक हाथ टूटा और एक हाथ में माइक है, वरना मैं ताली जरूर बजाती। आई थिंक वो भी कम होता आपके लिए, और मैं आई थिंक मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस वर्ड से आपकी तारीफ करूं। खैर अब आते हैं कि जैसा आप जानते हैं महामारी का माहौल है और सब काफी टाइम से घर में थे, और आज आप बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नए सॉन्ग जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? आपसे बता दूं, मेरा भी नया एल्बम एक लॉन्च हुआ वर्ल्ड वाइड कंपनी से, पवन सुतराम दुलारे, जिसका बहुत अपार जनसमूह का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। ऑडियो अब इसका वीडियो लॉन्च होने वाला। अभी मैं मेरे 11 गीत लॉन्च मतलब रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें 6 देवी गीत हैं। अभी तीसरी जो वर्ल्ड वाइड से रिलीज होने वाला है। आई थिंक कहेंगे त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो फिर रेडी हो जाइए, दीपक जी एक से एक धमाकेदार गाने लाने वाले हैं। मेरा जैसे दीपक त्रिपाठी, मेरा अपना फेसबुक पेज भी है, उससे भी लोग लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और लोकधारा ग्लोबल, जिसमें मैं बहुत सारी परंपराओं को लेके आया हूँ, तो जिसमें पूरे भारत की जो सम्मानित कलाकार हैं, सेलिब्रिटी हों, छोटे जो फोक से जुड़े हुए, जो अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, वो भी लाइव आ रहे हैं। उस पर भी लोग देख रहे हैं, बहुत लाखों तादाद में जो भी आ रहा है उनको करीब 50 से 60 हज़ार उनको व्यू मिल रहा है, अच्छा से लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी जो परंपरा है, जो हमारी विरासत है, जो विलुप्त होती जा रही है, उस परंपरा को सजोएं, और इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप सब भी सहयोग करें, और मीडिया के बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया एक 14 स्तंभ होता है पूरे देश का, क्योंकि जो आवाज उठाती है मीडिया ही कलाकारों को आगे बढ़ाती है, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को। हम तो बस मीडिएटर हैं, आपका कला और जो आपसे प्यार करते हैं। नहीं, आप तो एक संवाददाता हैं, यून मीडिया चला रहे हैं, तो मेरा तो सौभाग्य कि आप मुझे बुलाया और बहुत सारी बातें हुई, उसके मेरा सौभाग्य में अपनी बातें रखने का मुझे मौका मिला यून मीडिया में। मुझे लगता है सर आपको हर कोई सुनना चाहता है, ये तो मेरा सौभाग्य नहीं सर, मेरा सौभाग्य, इसमें आप नहीं जीत सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं।
खैर एक और भी जानकारी है मेरे पास कि बिफोर यू कुछ फिल्में बना रहा है और जो सम क्रिएशन की हेल्प से बना रहा है और उस प्रोजेक्ट से आप भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि इस फिल्म का मैं हिस्सा बना हूँ और मतलब आशीर्वाद छठ मैया पार्ट 2 जी जो बनने जा रही है गोरखपुर में, इसकी पूरी शूटिंग हो रही है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब भी जितने भी हमारे श्रोता देख रहे हैं, जितने सम्मानित लोग, आप इस फिल्म को बहुत ही तन मन धन से हम लोग लग करके इसको हम लोग शूट करेंगे। और कल से गोरखपुर में शूटिंग है और इस आशीर्वाद छठ में पार्ट 2 में हिस्सा हूँ। और तो ऐसा कलाकार या फिर ऐसे संगीत मैं ऐसे पहली बार आप बताऊं कि मैं ऐसे तो छोटे छोटे देवी गीत बहुत बड़ा हिस्सा बना, मतलब जैसे एल्बम में, लेकिन फिल्म में भक्ति में पहली बार में हिस्सा बनने जा रहा हूँ। क्या बात है। आई थिंक सर का ये पहला डेब्यू है तो ये वैसे ही धमाकेदार होने वाला है। बड़ी सौभाग्य की बात है, पहला मेरे डेब्यू फिल्म है छठ मैया आशीर्वाद छठ पार्ट 2 का, और सबसे बड़ी शुरुआत माँ से हो रही है। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं शुरू से मैं अपने संस्कृति से जुड़ा हूँ, तो माँ सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। माँ के आशीर्वाद बगैर कुछ नहीं होता, तो मेरा ये सौभाग्य के बाद इससे अच्छा शुरुआत नहीं हो सकता। और वो शुरुआत आज इवन मीडिया के माध्यम से हुआ, तो बहुत और बड़ा सौभाग्य हो गया मेरा। क्योंकि ये जो मीडिया के जो मेन हेड है, कहे हमारे बॉस है उदय जी, वो भी सम क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उदय भैया का बड़ा स्नेह आशीर्वाद मेरे बड़े भाई हैं और गार्जियन स्वरूप है। मुंबई में जब भी मैं गया, और एक बड़े PRO है और एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री के, हर व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनकी फिल्म का हिस्सा बना। क्या बात है। सो मैं आज के इतना ही करती हूँ दीपक जी, आपसे और मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगी कि फिल्म के सेट पे जो आपका किरदार हो मैं उसमें देखूं और फिर मैं आपसे बातें करूंगी। अभी के लिए इतना रखना चाहते हैं, बस मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को और UN मीडिया के लिए कुछ आप बोलिए। जितने भी हमारे सम्मानित श्रोता लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है और निहोरा भट्टी की आप आशीर्वाद छठ मैया पार्ट 2 आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्द ही रिलीज होगा और UN मीडिया आप लोग फॉलो करें, देखें, लाइक करें, शेयर भी करते रहें, क्योंकि मैं UN मीडिया का हिस्सा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज UN मीडिया मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और बहुत सारी बातचीत हुई। क्या बात है। वैसे एक वो चीज रह गई, रउआ से बात भइल और भोजपुरी में बात ना भइल, कोनो बात ना, नेक्स्ट इंटरव्यू में एक असर निकाल लिया जाए। आज खातिर इतना ही। दीपक जी से मिलके सच में बड़ा अच्छा लागल और इनका इंटरव्यू तो और जितना बार फिल्म में डेब्यू करता रहन तो भैया आगे बनल रही UN मीडिया के साथ, और वो बनल रही और देखत रही UN मीडिया का में कुछ खास बात।